धीरे धीरे एक बात साफ होने लगा है कि बांग्लादेश की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ एक कानून का फैसला नहीं, ये एक पूरा पावर शिफ्ट है। आज जिस कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, दिलचस्प बात यह है कि ये वही ट्राइब्यूनल है जिससे कभी शेख हसीना ने खुद बनाया था और अब वही अदालत उनके खिलाफ खड़ी है। तो आखिर ये मामला क्या है? कौन सी कोर्ट, कौन कौन से आरोप, क्या ये फैसला निष्पक्ष था? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज हम पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। For all these three counts, sentence, that is sentence of death. दोस्तों, आपको याद होगा 2024 का गवर्नमेंट जब कोटा रिफॉर्म आंदोलन शुरुआत में लगा बस कुछ हजार छात्रों का सामान्य विरोध है, लेकिन कुछ हफ्ते में देश का माहौल अचानक बदलने लगा। 1400 प्लस मौत, पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट, सड़क पर आर्मी की तैनाती और हालत इतने बिगड़ने लगे कि लगने लगा ये एक लोकतंत्र नहीं बल्कि सिविल वार का मैदान है। सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगे कि उन्होंने छात्र के खिलाफ हेलीकॉप्टर, आर्म ड्रोन और मिलिट्री ग्रेड वेपन का इस्तेमाल किया और बस यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी बहस। क्या ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था? क्या आपने ही अपने देश के नागरिक पर युद्ध जैसे हथियार चलाए? किसी लोकतांत्रिक सरकार का मंजूरी था? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये वही घटना थी जिसने शेख हसीना की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। देश भर में गुस्सा इतना बढ़ा कि हर तरफ एक ही नारा गूंजने लगा, जवाब चाहिए, न्याय चाहिए। और आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। एक आंदोलन जो शुरू हुआ था नौकरी के एक साधारण से सुधार से, वो बन गया पूरे देश के इतिहास का सबसे खून खराबे वाला विरोध। और आज भी सवाल वही है, आखिर सच में क्या हुआ, क्या था, कौन जिम्मेदार था और क्या ये सब रोका जा सकता था? शेख हसीना के खिलाफ जो मामला चला उसमें कोर्ट ने सिर्फ छोटे मोटे नहीं, 3 गंभीर मामला लगाए। सबसे पहला आरोप की बल प्रयोग का आदेश खुद शेख हसीना ने दिया, मिलिट्री ग्रेड फोर्स अगेंस्ट सिविलियन। আপনারা কি বুঝতেছেন কেন এই রাষ্ট্রের সংস্কার প্রয়োজন? এই রাষ্ট্রের যদি সংস্কার না হয়, এরা আপনার টাকায় খাবে, আপনার টাকায় পড়বে আর আপনার বুকের উপর লাঠি। दूसरा आरोप और भी चौंकाने वाला है, छात्रों का विरोध, सिविलियन प्रोटेस्ट, लेकिन इस्तेमाल हुए ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ग्रेड हथियार। कोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ ज़्यादा बल प्रयोग ही नहीं था, ये था अनुचित, अवैध और अनुपात से बाहर। फेलियर टू प्रोवाइड मेडिकल एड, तीसरा आरोप जो सबसे दिल तोड़ने वाला है। हजारों लोग घायल थे लेकिन मेडिकल मदद जानबूझकर रोकी गई। कोर्ट ने इसे सीधा सीधा कहा, यानी इग्नोर नहीं बल्कि सोची समझी अनदेखी। इन तीनों आरोप को मिलाकर कोर्ट ने साफ कहा, ये सिर्फ गलत फैसला नहीं थे, ये था क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का पूरा ढांचा। और ये वही पल था जब शेख हसीना की राजनीतिक, उनकी करियर और उनका पूरा सिस्टम एक झटके में ढह गया। अब सबसे बड़ा सवाल,
कोर्ट ने फैसला 3 सबूत पर दिया। कोर्ट में 3 तरह के एविडेंस रखे गए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों को विश्वसनीय माना गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग। सबसे पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें क्लियरली आदेश, बातचीत और कमांड चेन के संकेत मिले थे। फॉरेंसिक टेस्ट हुआ और कोर्ट ने कहा यह ऑथेंटिक है, यानी सच बोलने वाले टेस्ट। आई विटनेस स्टेटमेंट। दूसरा आई विटनेस बयान। डॉक्टर और वो छात्र जो मैदान में मौजूद थे सभी ने एक जैसा कहानी बताई। यूएन वुमेन राइट रिपोर्ट। तीसरा यूएन की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा था कि यह घटना कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिक वायलेंस की हिस्सा थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कार्रवाई सवालों के घेरे में थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा ट्रायल इन एब्स्टेंट हुआ। हसीना कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी और उनके बचाव के लिए जो वकील खड़ा किया गया वो भी उन्हीं लोगों में से था जिन्हें हसीना सालों से राजनीतिक विरोधी कहती आई थी। सोचिए, एक नेता अपने देश से बाहर, ट्रायल उनके बिना और बचाव भी किसी ऐसे आदमी द्वारा जिस पर वो खुद भरोसा नहीं करती थी। ये केस सिर्फ कानूनी नहीं था, ये एक पूरा पॉलिटिकल शेकडाउन था और इसी ने पूरे साउथ एशिया की राजनीति को बदल रख दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ लिखा कि शेख हसीना एक्ट एज अ मास्टरमाइंडेड एंड प्रिंसिपल पार्टी एक्ट ऑफ द वायलेंस और इसी आधार पर उन्हें डेथ पेनाल्टी सुनाई गई। साथ ही उनकी सरकार के पूर्व होम मिनिस्टर को भी मौत की सजा मिली। ये बात सच है कि कोर्ट का फैसला इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन इतना ही सच ये भी है कि ये फैसला शुरुआत से ही विवाद से घिरा हुआ था। पॉलिटिकल मोटिवेशन। अवामी लीग ने साफ कहा कि ये कोई ट्रायल नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव है। उनका आरोप ये है कि सत्ता में आए नए समूह ने पूरा केस हसीना को खत्म करने के लिए तैयार किया। फेयर ट्रायल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक निष्पक्ष ट्रायल था? क्योंकि आरोपी कोर्ट में मौजूद ही नहीं थी, डिफेंस को पूरी मौका नहीं मिला, क्रॉस एग्जामिनेशन भी सीमित था और कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने फेयरनेस को लेकर गंभीर सवाल उठाए। यानी फैसला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका प्रोसेस खुद सवालों में उलझ गया। पब्लिक अनरेस्ट। और तीसरे सबसे खतरनाक पहलू, फैसला आने से पहले ही पूरा देश जल रहा था। धमाके, भारी प्रोटेस्ट और कई जगह पर सिविल वॉर जैसा स्थिति। लोग सड़क पर थे, पुलिस और सेना आमने सामने और माहौल ऐसा जैसे किसी भी वक्त देश की सिस्टम ढल जाए। यानी एक तरफ कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप और तीसरी तरफ जनता का गुस्सा। ये पूरा मामला कानूनी से ज़्यादा राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। फैसला का असर सिर्फ आंदोलन तक नहीं रुका, इसने पूरा राजनीतिक को उलट कर रख दिया। अवामी लीग ऑलमोस्ट फिनिश्ड। पार्टी पर चुनाव लड़ने का बैन। ज़्यादातर नेता या तो जेल में या भारत में शरण लेकर बैठे हुए हैं और जो बचे वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी अब टूटने की कगार पर है। यानी वो आगामी लीग जो दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की सबसे ताकतवर ताकत थी, आज बिखरने की स्थिति में पहुंच चुकी है। ओनली बीएनपी रिमेन। अब अगला चुनाव कैसे देखेगा? सिर्फ बीएनपी मैदान में, ना बड़ा विपक्ष है, ना कोई संतुलन, ना कोई राजनीतिक मुकाबला। सीधे शब्दों में ये चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा होने जा रहा है और यही बात बांग्लादेश की डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। इंटरिम गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद यूनुस। सबसे दिलचस्प स्थिति तो ये है, मोहम्मद यूनुस जो बिना चुनाव 1.5 साल से
अंतरिम सरकार चला रहे हैं और हर बीते महीने के साथ उनकी पोजीशन और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। लोग कह रहे हैं ये इंतरिम नहीं, ये अनलिमिटेड नया सत्ता है। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ दिखती है। एक पार्टी खत्म, दूसरी पार्टी अकेली और एक लीडर जो चुनाव के बिना पूरे देश चला रहा है। इसका मतलब क्या है? देश एक नई दिशा में जा रहा है या फिर एक नई संकट की तरफ? इस वर्डिक्ट का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं, अब इसका सीधा असर भारत पर दिखने वाला है। डिमांड फॉर एक्स्ट्राडिशन। सबसे पहले बांग्लादेश सरकार भारत पर दबाव बढ़ा सकती है कि शेख हसीना भारत में है, हमें सौंपिए। लेकिन सवाल यह है, भारत ऐसा करेगा या कूटनीतिक तरीके से इस मामले को डिले या डिप्लोमेसी न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि ये फैसला अब सिर्फ कानून की नहीं, पूरी तरह राजनीतिक हो चुकी है और भारत को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। एंटी इंडिया सेंटीमेंट राइजिंग। दूसरी और सबसे खतरनाक पहलू एंटी इंडिया सेंटीमेंट। यूनुस पहले से ही इंडिया मीडिया पर हमला बोल चुका है। सीधे कहा, इंडिया मीडिया शेख हसीना को क्यों कवर कर रही है? यानी उनके बयान से साफ है, नई पावर स्ट्रक्चर में भारत को लेकर एक अनकही नाराज़गी बढ़ रही है और ये नाराज़गी सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में भी उतर सकती है। रिलेशनशिप टर्निंग टेंस। इन सब को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। एक तरफ एक्स्ट्राडिशन की मांग, दूसरी तरफ एंटी इंडिया नैरेटिव और तीसरी तरफ नई राजनीतिक व्यवस्था। ये तीनों एक साथ मिलकर इंडिया बांग्लादेश रिश्ते को तनावपूर्ण बन सकते हैं। कल तक जो देश भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी माना जाता था, हो सकता है अगले कुछ महीनों में उसी से ही भारत को सबसे मुश्किल कूटनीतिक चुनौती झेलनी पड़े। वर्डिक्ट से कुछ घंटे पहले हसीना का एक ऑडियो जारी हुआ। उन्हें जो फैसला सुनाना है सुना दे, मेरी ज़िंदगी अल्लाह की देन है, वही उससे ख़त्म करेंगे। ये बताता है कि उन्हें अंदाज़ा था क्या होने वाला है। आज बांग्लादेश उस मोड़ पर खड़ा है जहां आंदोलन, सेना, सरकार और विपक्ष सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। सत्ता किसके हाथ में है और लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, ये किसी को नहीं पता। शेख हसीना सच में दोषी थी या वो एक राजनीतिक साजिश की शिकार है? इसका फैसला आज की राजनीतिक नहीं, आने वाला इतिहास करेगा। लेकिन ये बात तय है, ये फैसला सिर्फ एक नेता की किस्मत नहीं बदल रहा, ये पूरे बांग्लादेश की सत्ता संरचना को जड़ से हिला रहा है और आने वाले महीने में दक्षिण एशिया की राजनीति शायद वैसी नहीं रहने वाला जैसे हम जानते आए हैं।